Chapter number 1, Cold War Era. This is the fourth part, the emergence of the two power blocks. The two superpowers were keen to expanding their spheres of the influence in different parts of the world. अब दो सुपर पावर मतलब यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो दोनों ही अपने अपने एरियाज़ को वाइड करना चाहते थे, वर्ल्ड पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे. इन world spheres divided between the two alliances system, the state was supposed to remain tied with its protection superpowers to limit the influence of the other superpower and its alliances. अब जो दोनों अलायंस थे वो चाह रहे थे कि उनका पावर क्या हो, एक्सपेंड हो, इसलिए अपनी अपनी अलायंस को बड़ा करने के लिए वो छोटे छोटे स्टेट्स को, कंट्रीज़ को अपने में मिलाना चाहते थे. जो स्मॉल स्टेट्स थे, द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स टू देयर ओन पर्पस. अब ऐसा नहीं है कि जो बड़ी सुपर पावर्स थी केवल उन्हीं को फ़ायदा था. छोटी जो सुपर पावर्स, छोटे छोटे जो अलायंस थे, ग्रुप्स थे, जैसे एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ थी, अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ थी, उनका खुद का एक इंटरेस्ट था, इसलिए वो बड़ी सुपर पावर्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहती थी. तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन, राइट डाउन व्हाट आर पर्पस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स. ओके, तो पहला है कि दे गॉट द प्रॉमिस टू प्रोटेक्शन, उनसे वादा किया जाता था कि इनको प्रोटेक्शन मिलेगा. दूसरा, वेपन्स उनको मिलेंगे. तीसरा है इकोनॉमिक एड, उनको मतलब जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो जो सुपर पावर्स हैं वो स्मॉल कंट्रीज़ को एज अ लोन मनी प्रोवाइड करेंगी. मोस्टली रीजनल नेबर्स विद वूम दे हैड राइवलरीज, या फिर जिन भी आसपास की कंट्रीज़ के साथ उनकी दुश्मनी है, उनके साथ जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, अगर वॉर की कंडीशन है तो वो क्या करेंगे, वो उनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, मनी प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ आपका आंसर फिनिश होता है. ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ तक आप आंसर लगा लेंगे. द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर पावर्स, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, दो सुपर पावर्स हैं तो दो ग्रुप भी होंगे. थ्रेटन द डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, अब पूरे वर्ल्ड को दो कैंप्स में, दो पोल्स में डिवाइड कर दिया गया है. दिस डिवीज़न हैपेंड फर्स्टली इन यूरोप. अब ये जो वर्ल्ड को डिवाइड करने का सिस्टम जो यूएसए और यूएसएसआर फॉलो कर रहे थे, वो सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था. ओके, यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, राइट डाउन फ्रॉम विच कंट्री द एंटायर वर्ल्ड started to divide into two camps. Okay, answer is Europe. इसका आंसर क्या है, यूरोप है. Most countries of the Western Europe sided by the USA. अब वेस्ट वाला जो साइड है वो किसकी तरफ था, यूएसए की तरफ था. ऑब्वियस है, तो ईस्टर्न वाला पार्ट किसकी तरफ होगा, यूएसएसआर की तरफ होगा. दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस, इसलिए हम इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नाम से जानते हैं. यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट वर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस क्या है. और यहाँ से मोस्ट से लेके और जहाँ आपका ये पैराग्राफ फिनिश हो रहा है वहाँ तक इसका आंसर है. ओके, आगे है नेक्स्ट पेज पे आपका, द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. जो वेस्टर्न अलायंस था उसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था जिसे नाटो के नाम से जाना जाता था. और ये कब एग्जिस्टेंस में आया, कब अस्तित्व में आया, ये अप्रैल 1949 में बना था. यहाँ पे आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न अलायंस. सेकंड क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करेंगे, व्हेन वाज द नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट है, इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स. ये जो नाटो था उसमें 12 स्टेट मतलब 12 कंट्रीज़ मिली हुई थी, विच डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन द यूरोप और द नॉर्दर्न अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज द अटैक ऑन ऑल ऑफ देम. ये कह रहे हैं कि नाटो में जितने भी
12 स्टेट्स है, अगर उनमें से एक पे भी अटैक किया जाता है या नॉर्थ अमेरिका पे अटैक किया जाता है तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक माना जाएगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसका क्या करेगा, जवाब देगा। ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ऑब्लाइड टू हेल्प द अदर। अब जो भी 12 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ही करेंगे। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सा पैक्ट वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ईस्टर्न अलायंस भी बनाया गया जिसे वार्सा पैक्ट के नेम से जाना जाता है, और ये कब बना था, 1955 में बना था, और ये नाटो को काउंटर करने के लिए बना था। मतलब नाटो की जो ग्रुप है अगर वो अटैक करेगा तो वार्सा पैक्ट उसके अगेंस्ट में जवाब देगा। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्टर्न अलायंस, व्हेन वॉज वार्सा पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, एक क्वेश्चन और फ्रेम कर लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। आपसे वार्सा पैक्ट का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम ही है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरनेशनल alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and calculation of the small state। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अलायंस हमें दिखाई दे रहा था वो बड़ी कंट्रीज़ और छोटी कंट्रीज़ दोनों का ही मिक्सचर माना जा रहा है, मतलब दोनों की ही नीड है। एज नोटेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, यूरोप बिकेम द मेन अरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यूरोप में सबसे ज़्यादा वॉर हो रही थी या सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे थे सुपर पावर्स के बीच में, क्योंकि आधा यूरोप यूएसए की तरफ था और आधा यूएसएसआर की तरफ। इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज देयर मिलिट्री पावर्स टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर ओन रेस्पेक्टिव अलायंस। अब दोनों ही ट्राई कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्टेट्स उनके अलायंस में आके मिल जाए। सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, द सोवियत यूनियन यूज़ इट्स इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न यूरोप। यूएसएसआर ने अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप पे दिखा रखा था, बैक बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज़ इन द कंट्रीज़ ऑफ द रीजन, और अपनी आर्मीज़ को वहाँ पे चारों तरफ फैला रखा था। टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूरोप रिमेन विद द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे अगर यूएसएसआर की आर्मी यूरोप में रहेगी तो वो वाला हिस्सा ईस्टर्न वाला यूएसएसआर की तरफ रहेगा, वो यूएसए में जाके इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इन ईस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न एशिया, द वेस्ट एशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द सीटो, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटो एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। ठीक है, आगे इसमें ये बोल रखा है कि सीटो और सेंटो की फुल फॉर्म तो आपसे पूछ ही रहा है, साथ में ये आपसे कह रहा है कि ये सीटो और सेंटो है ना, इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रखा था। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ का आपसे फुल फॉर्म तो यहाँ बता ही दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो थी जो सीटो और सेंटो में इन्वॉल्व थी। तो आप क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करिए, विच कंट्रीज़ वर इंक्लूडेड इन सीटो एंड सेंटो। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा आपका आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखिए और यहाँ तक आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा इसमें, द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइडेड द वर्ल्ड इंटू टू अलायंसेस। अब पूरे वर्ल्ड को दो अलायंस में बांटा गया है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France were worried that they would lose their freedom। अब जो भी नई नई कंट्रीज़ अभी जिनको फ्रीडम मिला था उनको डर लग रहा था कि अगर हमने किसी सुपर पावर का हाथ थामा तो मे बी फिर से हम क्या करेंगे, किसी कॉलोनियल रूल में चले जाएंगे। मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने सालों तक रूल किया, वापस से हमारे ऊपर रूल ना आ जाए। अब क्रैक्स आना तो ऑब्वियस था जब ये वाला विचार मन में है, तो
क्रैक्स एंड स्प्लिट विद इन द अलायंस वर क्विकली टू बी अपेयर। अब क्रैक्स दिखाई देने लगे। कम्युनिस्ट चाइना ने यूएसएसआर के साथ वॉर किया। नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में इस वॉर की डिटेलिंग दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे। यूएसएसआर और चाइना का जब वॉर हुआ उससे दिखाई दे रहा था कि यूएसएसआर से सब सेटिस्फाई नहीं है। उसके बाद जो नैम बनाया गया, नॉन अलाइंड जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए था कि अगर आप यूएसए और यूएसएसआर किसी के अंडर में नहीं जाना चाहते तो आप नैम में आ जाइए, क्योंकि वहाँ कोई किसी के अंडर में नहीं है, सब इक्वल हैं। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही थी। एक ही टाइम में सब अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर नीडेड एनी अलायंस एट ऑल। ये क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे, ठीक है, कि क्यों चाहिए बड़ी कंट्रीज़ को छोटी कंट्रीज़ का साथ। उनको तो नीड होनी ही नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है, उनको नीड थी। क्यों थी? आफ्टर ऑल विद दियर न्यूक्लियर वेपन्स एंड द रेगुलर आर्मीज़, हालांकि उनके पास खुद की न्यूक्लियर वेपन है, आर्मीज़ हैं, दे वर सो पावरफुल, उनके पास इतनी सारी पावर है। जैसे अगर आप छोटे छोटे एशिया, अफ्रीका, सब यूरोप सबको मिला दो ना, तो भी सुपर पावर्स के मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते। फिर भी स्मॉल स्टेट्स को वो अपने सुपर पावर के अंदर मिलाना चाहते हैं। वाई? रीज़न क्या है? तो फर्स्ट इसमें दे रखा है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, मिनरल्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्स पाए जाते हैं। इंडिया में देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कोड लॉन्च दियर वेपन्स एंड ट्रूप्स। अब जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स को क्यूबा में इस्टेब्लिश किया था, जिससे क्लोज रेंज मिल सके यूएसए की। ऐसे ही और सुपर पावर्स जो हैं वो अपने एरियाज़ को वाइड कर रहे हैं कि जब चाहें, जहाँ पे चाहें हम अपनी मिसाइल को इस्टेब्लिश कर सकें। तीसरा आप दे रखा है लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ईच अदर। अब एक दूसरे को क्या करना है, उनको एक दूसरे की जानकारी भी इकट्ठी करनी है कि भाई क्या चल रहा है दूसरी सुपर पावर के अंदर। तो वो स्पाई के थ्रू, जासूस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो छोटी कंट्रीज़ में स्पाई छोड़ने से फ़ायदा होता है उनको। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल अलायंसेस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसिव। अब कभी कभी अब आपसे एक साथ 1 करोड़ मांगा जाए तो शायद आप नहीं दे पाएँ, पर आपकी कॉलोनी में जितने भी लोग हैं सबसे 100-100 रुपये इकट्ठे किए जाएँ और ऐसे ही पूरी कंट्री से 100-100 रुपये इकट्ठे हर घर से लिए जाएँ तो शायद 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना ईजी हो जाएगा ना। तो इसलिए छोटी कंट्रीज़ से छोटा छोटा अमाउंट लेके एक बड़ा अमाउंट वो जब चाहे बना सकते थे, इसलिए भी उनको छोटी कंट्रीज़ की नीड थी। ओके, आगे आपको दे रखा है दे वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द आइडियोलॉजिकल रीज़न। अब वो आइडियोलॉजिकल रीज़न से भी इम्पॉर्टेंट थे कि कौन सी स्मॉल स्टेट जो है वो यूएसए की या यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं, तभी तो इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। द लॉयल्टी ऑफ द अलायंस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर वर विनिंग द वॉर ऑफ आइडिया एज वेल एज द लिबरल डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म वर बेटर दैन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा। अब जिसकी आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चल रही होगी वो विनर है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटलिज्म ज़्यादा चल रहा है तो यूएसए विनर है, या उल्टा भी हो सकता है, अगर सोशलिज्म चल रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में तो यूएसएसआर विनर है। इसलिए छोटी कंट्रीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरेशन में। दैट्स ऑल।